Good morning, everyone. Myself Ajay Singh Zakhar, MD Agri Mentors, and guys, today we will discuss the general agriculture important questions for IBPS, CFO, and RRB SO. So, guys, these questions are very important for most of the agriculture competitive exam. So, guys, concentrate on the questions, and before that, I will discuss about the CET. गाइज एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी आया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोल सकते हो आप इसे, है ना। ये जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपको मैं बता दूं कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे इसको लेके घबराए हुए हैं या सोच रहे हैं कि शायद ये क्या चीज है। तो देखो गाइज, इसमें ये होने वाला है कि आपका एक जैसे प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स की जगह अब एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका आईबीपीएस है, एसएससी है ना, कोई भी आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो उसके लिए, यूपीएससी को छोड़ के बोल रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो उनके लिए आपका एक ही एग्जाम होगा, वो आपका सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और उसमें एक क्राइटेरिया होगा कि अगर आप उस नंबर को पास कर देते हो देन आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो, मेंस एग्जाम में, जो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में आते हैं, है ना। तो आपका क्या होगा कि उसके अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे वही मार्क्स डिपेंड करेंगे ऑल ओवर आप किसी भी मेंस एग्जाम में अगर बैठते हो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि अब आपको मेनली एक बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, एक बार आपका सीईटी क्लियर करने के बाद आपको 3 साल के लिए सीईटी पे फोकस नहीं करना होगा, आपको प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना होगा, आपको केवल और केवल मेंस पे फोकस करना होगा। सो गाइज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं है ना। देखो, हर एक का एक कहते हैं ना, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। सो डोंट वरी, है ना, कि आपका ये नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों तो होते हैं, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव लेना है क्योंकि आ चुका है, तो हमें उस चीज को पकड़ना है जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हमारे लिए पॉजिटिव हो, है ना। तो इसके अंदर हम पॉजिटिव पॉइंट को लेकर चलते हैं कि हमारा 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा, तो हमें 3 साल के लिए प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना, ठीक है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिलेज एंटायर लैंड इज प्लोड इन सच ए वे दैट नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि ऐसी टिलेज जिसके अंदर पूरा का पूरा फील्ड जो है इस प्रकार से प्लोइंग की जाती है कि कोई भी एक भी जिंदा प्लांट जो है ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो डिस्टर्ब नहीं किया गया हो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा फील्ड जो है वो साफ किया जाता है ना। तो इस टिलेज को आप जो है यहाँ पे क्या बोलोगे, क्लीन टिलेज बोलोगे, है ना। बाकी सारे की सारी टिलेज को हम एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है डेफिनेशन से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं और हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। देखिए गाइस, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रहती है, जब हम एग्जाम में बैठने जाते हैं तो एग्जाम से पहले क्या होता है कि हम जो नॉर्मल चीजें होती हैं उनको हम देखते ही नहीं है, उन डेफिनेशन को पढ़ते नहीं है, इसीलिए हमारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें आते होते हैं वो गलत हो जाते हैं, है ना। हम कई बार बोलते हैं कि ये आ रहा था लेकिन गलत हो गया, उसका रीजन यही होता है कि हमने उससे पहले उसको अच्छे से जो है स्टडी नहीं किया, उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके कुछ टिलेज के टाइप्स हैं। सबसे पहले समर टिलेज। समर टिलेज का मतलब है कि जब आपका समर सीजन के अंदर अपनी क्रॉप को लगाने जा रहे हो, जो खरीफ क्रॉप है, उस टाइम से पहले एक बार पूरे के पूरे फील्ड को आप ओपन छोड़ लेते हो, खाली छोड़ लेते हो, और उसमें टिलेज ऑपरेशन कैरी ऑन करते हो, आपके फील्ड में से वीड और डिजीज या पेस्ट जो आपके हैं उनको रिमूव करने के लिए, सोइल इरोजन को रोकने के लिए, है ना। तो वो आपका होता है समर टिलेज। दूसरा है विंटर टिलेज। विंटर टिलेज क्या होता है, जब आपका, आपने देखा होगा टेम्परेट रीजन जो होते हैं, जो ठंडे इलाके हैं, है ना, वहां पर क्या है कि एक फील्ड को आप टिलेज करके उसको छोड़ लेते हो, उसके अंदर प्लोइंग हैरोइंग वगैरह कर देते हो, क्योंकि उस समय विंटर इतनी ज्यादा सुयर होती है कि वहां पर आपकी क्रॉप को कल्टीवेट करवाना मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पे जब आप प्लांट के रेजिड्यू वगैरह को या फिजिकल कंडीशन है सोइल की उसको इंप्रूव करने के लिए जो टिलेज करते हो उसे आप क्या बोलते हो, विंटर टिलेज बोलते हो। और वेट टिलेज आप जानते हो अच्छे से, जो आपका राइस होता है, राइस की ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले आप क्या करते हो, उसके अंदर पडलिंग करते हो। तो पडलिंग वाला जो आपका टिलेज होता है उसे आप बोल सकते हो वेट टिलेज, यानी कि फील्ड के अंदर एनारोबिक कंडीशन है और उस कंडीशन के अंदर जब आप टिलेज करते हो तो उसे वेट टिलेज। स्ट्रिप में क्या होगा
कि स्ट्रिप के अंदर ऑब्वियस सी बात है, अब ये क्या है कि जैसे मान के चलिए ये फील्ड है, फील्ड के अंदर क्या है कि आपका स्ट्रिप की फॉर्म में जब टीलेज किया जाएगा, आपका नैरो स्ट्रिप फॉर्म के अंदर जब टीलेज किया जाएगा और बाकी फील्ड का पोर्शन जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, उस कंडीशन में उसे आप क्या बोलते हो, स्ट्रिप टीलेज बोलते हो। और आपका है क्लीन टीलेज, तो मैं बता चुका हूँ। रिज टीलेज यानी कि रिज को जो फॉर्म करते हो रिज फ्लो के द्वारा, तो रिज टीलेज है। कंजर्वेशन टीलेज यानी कि जिसमें आप प्लांट रेजिड्यू को कंजर्व करने की कोशिश करते हो, और प्लांट रेजिड्यू जब कंजर्व होगा तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, जो आपका सोइल के अंदर सोइल का इरोजन है वो भी कम होने वाला है, और उसके साथ साथ आप टीलेज प्रैक्टिसेस के द्वारा, और ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन जो टीलेज है वो आप बोल सकते हो कि एक कन्वेंशनल टिलेज का भी पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, सॉरी, कन्वेंशनल टिलेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कन्वेंशनल टिलेज में आप क्या करते हो, डीप टिलेज करते हो ना, लेकिन कंजर्वेशन में क्या होगा कि आपका प्लांट का रेजिड्यू अनडिस्टर्ब्ड रहेगा और फील्ड के ऊपर रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो सोइल का मॉइस्चर है वो कंजर्व रहेगा, सोइल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, सोइल की माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्टिविटीज कंट्रोल रहेंगी, है ना। तो ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन टिलेज, यानी कि जिसमें बचाने वाला टिलेज। किसको बचाया जा रहा है, मॉइस्चर को बचाया जा रहा है। होप सो ये आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन, विच वन मेथड इज गिवन ऑप्शन इज डेवलप्ड बाय इक्रीसेट, यानी कि कौन सा मेथड, यानी कि अब यहाँ पर ये जो मेथड आपके दिए गए हैं, फरो इरिगेशन, रेज्ड बेड, चेक बेसिन इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, फरो इरिगेशन, तो गाइज इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कौन सा मेथड जो है वो इक्रीसेट के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, आप जानते होंगे इक्रीसेट हमारा इंडिया के अंदर जो एक एरिड रीजन के अंदर रिसर्च की जाती है, जहां पर, है ना, तो वो आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है ना। और इसका पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो फरो इरिगेशन रेज्ड बेड है, ये मेथड आपका इक्रीसेट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो देखो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर डेवलप किए जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द ओंटोगोनी सुगर बीट क्रॉप इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी, मींस कि सुगर कैन, सॉरी, सुगर बीट जो आपकी क्रॉप है वो एनुअल क्रॉप है, बाइनियल क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप है, या खरीफ क्रॉप है। देखिए गाइस, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको पहले बता दूं कि सुगर बीट हमारी ये क्या है, बाइनियल क्रॉप है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल या हमारा जो क्रॉप होती है, इनके क्या फंडा रहता है एक्चुअल के अंदर, हम क्यों इनको बार बार जो है हमारे माइंड में क्यों नहीं आता। देखिए गाइस, मैं आपको बहुत बार इससे पहले क्लासेस के अंदर समझा चुका हूं कि लाइफ साइकिल के बेस पे हमारा ओंटोगोनी क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले ना। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे मान के चलिए हमें कई बार पता नहीं चलता कि ये यार क्रॉप हम तो हार्वेस्ट कर लेते हैं 3 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो कि ये क्रॉप आपकी 6 मंथ की है, आपकी 2 ईयर की है, आपकी 5 ईयर की है ना। तो वो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहेगा कि हमारी जो क्रॉप है वो क्रॉप आपका कितने समय में पूरा लाइफ साइकिल पूरा करता है। देखो इसके अंदर क्या होगा, एक प्लांट का आपका ग्रोइंग से लेके और उसका हार्वेस्टिंग मत कहना यहाँ पर, क्योंकि हार्वेस्टिंग थोड़ा सा अलग चीज आ जाती है। हार्वेस्टिंग, अब देखो आपकी जितनी भी जिस पोर्शन का आपका वेजिटेटिव पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे शुगर केन है, पोटैटो है ना, इनमें हमें फ्लावरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनके अंदर हमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसको हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव स्टेज पे ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इनके अंदर एक्चुअल के अंदर आपका जो फ्लावर आना चाहिए, सीड आना चाहिए, वो नहीं आता है, और उससे पहले ही हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे आपका शुगर केन के अंदर एरोइंग होगा, आपका जो क्या कहते हैं पोटैटो है तो उसके अंदर जब फ्लावरिंग आएगा, है ना, तो उन क्रॉप के अंदर फ्लावरिंग आना इंपॉर्टेंट है। फ्लावरिंग जब आएगा, फ्लावरिंग आने के बाद सीड फॉर्म होगा, है ना, वो एक आपकी मैच्योरिटी होती है। उसके बाद प्लांट एकदम से अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उस प्लांट का जो अपने आप की जो मरने की स्टेज है, वो उसका लाइफ का एंड होता है, और उसी के बेसिस पर हमेशा हमेशा जो है आपका एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल क्रॉप में डिवाइड किया जाता है। एनुअल का मतलब वो क्रॉप जो कि आपकी विद इन 1 ईयर के अंदर आपकी पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। वो क्या है, वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, जो एक सीजन में कंप्लीट कर रही हैं, वो सारी की सारी क्या है, एनुअल क्रॉप। बाइनियल वो है जो विद इन आपका 1 से 2 ईयर के बीच में जो अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, वो आपकी बाइनियल है। पेरिनियल जो मोर देन 2 ईयर या आपका 3 ईयर भी जो रहते हैं, वो आपकी शुगर केन, नेपियर ग्रास, है ना, ये आपकी क्या है, पेरिनियल क्रॉप है। होप सो गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो फिर एक बार आप कहीं ना कहीं इसको रिवाइज करके देखिए, और बाकी आप पूछ भी सकते हैं।
मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज फॉर मोस्ट ऑफ द फ्रूट ट्री क्रॉप इज, आपका फ्रूट ट्री क्रॉप के लिए सेंसिटिव स्टेज कौन सी होती है मॉइस्चर सेंसिटिव? देखिए गाइस, अब आपका फ्लावर बड इनिशिएशन, फ्लावरिंग, फ्रूट सेट, अगर हम फ्रूट क्रॉप की बात करते हैं तो ये सारी की सारी स्टेज ही हमारी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव स्टेज होती हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप में डिपेंड करेगा सबसे पहले तो, और दूसरा क्योंकि फ्लावरिंग टाइम पर आपका प्लांट जो है उसके अंदर सीड फॉर्म हो रहा है, उस समय मॉइस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गाइज मॉइस्चर जो है उस समय भी इंपॉर्टेंट होगा, और जब फ्रूट की सेटिंग होती है, इनके फ्रूट जब फॉर्म हो रहा होता है, फ्रूट जब राइप हो रहा होता है अच्छे से, उस समय भी उसके अंदर क्या है कि आपका फ्रूट जो एक्चुअल के अंदर उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, उस समय उसको डेवलप होने के लिए भी आपका मॉइस्चर, अगर स्ट्रेस हुआ या मॉइस्चर ज्यादा हुआ तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका फ्रूट का खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। होप सो ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंजरी कोज्ड ऑन द बार्क ऑफ स्टेम बाय हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अगर आपकी स्टेम की बार्क पे ऊपर हाई टेम्परेचर दिन के अंदर और लो टेम्परेचर नाइट के अंदर अगर होता है तो उसकी वजह से कौन सी इंजरी होती है? हैविंग, चिलिंग इंजरी, सनबर्न, सन स्कार्डिंग। सो गाइज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब रात के दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और रात में कम टेम्परेचर होने की वजह से सन स्कार्डिंग होता है, और ये आपका स्टेम के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, है ना, इन सभी के ऊपर देखने को मिलता है ना। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर ये एक पार्ट सन के अंदर ज्यादा एक्सपोज होता है दिन में, और रात में जब ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो उस आपका अल्टरनेट टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो आपका सन स्कार्डिंग होता है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हैविंग और चिलिंग इंजरी, इनको हम आगे देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल के अंदर। हैविंग में प्लांट ऊपर उखड़ जाता है, चिलिंग इंजरी में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना। एक नॉर्मल प्लांट जो आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में लगाया जाता था, हाई टेम्परेचर कंडीशन में लगाया जाता था, वो अगर लो टेम्परेचर की कंडीशन में आ जाता है तो उसे आप क्या बोलते हो? चिलिंग इंजरी बोलते हो। सन स्कार्डिंग, स्टेम ग्रिडलिंग, चिलिंग इंजरी और आपका हैविंग। देखिए गाइस, सन स्कार्डिंग में आपको बता चुका हूं कि इंजरी कोज्ड ऑन द बार्क ऑफ स्टेम बाय हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट टाइम, ये भी हो सकता है। और दूसरा आपका सन स्कार्डिंग जो है वो फ्रूट के ऊपर भी कई बार देखने को मिलता है। स्टेम ग्रिडलिंग में क्या होता है कि आपके ग्राउंड यानी कि जो नियर अबाउट, ग्राउंड के नियर अबाउट क्या होता है कि सोयल के हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पर स्corching हो जाती है, तो उसे स्टेम ग्रिडलिंग बोलते हैं। आपका चिलिंग इंजरी क्या होता है, जब आपका कोई प्लांट ग्रो करवाया जाता है हॉट क्लाइमेट में, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से लो टेम्परेचर में एक्सपोज हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उसमें स्वीयर प्रॉब्लम आ जाती है। स्वीयर कंडीशन जो है उसके जो है मतलब उसके जो आपके लीफ होते हैं वो येलो हो जाते हैं, है ना। तो उसके अंदर हैवी इंजरी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग में क्या होता है, प्लांट आपका उखड़ जाता है, नॉर्मल पोजीशन से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो वो हमारा हैविंग होता है। ज्यादातर ये टेम्परेट कंडीशन यानी कि जो आपका जम्मू कश्मीर या फिर जो हमारी टेम्परेट कंडीशन है उन्हीं एरिया के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, इन इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड एज फाइबर क्रॉप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर इन जूट इज कॉल्ड एज। तो इंडिया है उसके अंदर फाइबर क्रॉप, आपकी जूट जो है वो एज ए फाइबर क्रॉप ग्रो करवाई जाती है। और प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर इन जूट, जो आपका जूट के अंदर फाइबर को सेपरेट करने की प्रोसेस है उसे आप क्या बोलते हो? स्ट्रिपिंग, पोलार्डिंग, पल्पिंग, रेटिंग। सो गाइज आपका पता होगा आपको, यहाँ पर केवल दो प्रोसेस जूट के अंदर, रेटिंग और स्ट्रिपिंग, दो ही प्रोसेस होती है ना मेनली, अगर यहाँ से देखें तो। बाकी तो हमारे उसके अंदर बेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, है ना, कई प्रोसेस हैं, वो उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रेटिंग में क्या होता है, आपका जो जूट होता है उस प्लांट को बंडल्स के अंदर बांध के और उसको भिगोया जाता है, पानी के अंदर रखा जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि उसका जो फाइबर होता है वो जब लूज हो जाता है रेटिंग के बाद, तो उसको अलग किया जाता है। तो सेपरेशन करना फाइबर का, वो हमारा क्या होता है, आपका स्ट्रिपिंग जाएगा। और ये एक्चुअल में हमारी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले हार्वेस्ट करते हो, हार्वेस्ट के बाद रेटिंग, रेटिंग के बाद स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग के बाद वॉशिंग करते हो, वॉशिंग के बाद ड्राइंग, ड्राइंग के बाद आपका बेलिंग या पैकेजिंग, बेलिंग या पैकेजिंग के बाद आप क्या करते हो? ट्रांसपोर्टेशन करते हो। तो ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि जूट के अंदर की जाती है। सो गाइस एक बार थोड़ा सा इनको कंसर्न करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार कई एग्जाम के अंदर इन चीजों को देखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजार ब्लू कलर सीड इज यूज फॉर, मतलब अजार ब्लू कलर का जो सीड टैग है वो किसके लिए यूज किया जाता है? आपका
सर्टिफाइड सीड के लिए, न्यूक्लियस सीड के लिए, फाउंडेशन सीड के लिए, नन ऑफ दीज के लिए। तो होप सो गाइस इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका सर्टिफाइड सीड के लिए ही अज़ार ब्लू कलर होता है, न्यूक्लियस के लिए और आपका फाउंडेशन के लिए, अगर फाउंडेशन के लिए इसके तो वो आपका व्हाइट कलर होता है, और न्यूक्लियस के लिए कोई सीड कलर का टैग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा ब्रीडर सीड होता है तो उसके लिए आपका गोल्डन येलो कलर होता है ना, और न्यूक्लियस सीड के लिए कोई कलर नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्टिफाइड सीड, बिकॉज इसी के लिए आप क्या करते हो, अज़ार ब्लू कलर का सीड टैग यूज करते हो। होप सो गाइस आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कोशिश की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएं, तो उन्हीं में से कुछ ये क्वेश्चंस थे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आगे वाली वीडियोस में। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 चल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं जागरूक रहने की भी रिक्वायरमेंट है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।